आज की वीडियो में चलते हैं चार फंदों के अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये। एक सारणी दिया हुआ है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्न से तो अपन निकाल ही सकते हैं, बट यहाँ जो सवाल करने हैं अपने को, देखिए राजस्थान बोर्ड में जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ठीक, वो सारणी की प्रॉपर्टी के हिसाब से आता है, यानी सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इस सवाल को अपन सारणी की प्रॉपर्टी से हल करेंगे अपन, यानी सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न से तो अपन प्रत्येक सारणी का मान ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। और फिर मैंने बताया प्रश्न भी करना है, लेकिन तब करना है जब किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में 2 शून्य होने चाहिए, तो ही प्रश्न करना है, अन्यथा प्रश्न नहीं करना है। इस तरीके का प्रश्न आता है राजस्थान बोर्ड में, तो ये ध्यान रखें। देखिए सारणी का मान ज्ञात करना है, तो इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए इसका सॉल्यूशन देखें। इस सारणी को मैंने डेल्टा मान लिया है, माना डेल्टा इक्वल टू, इस सारणी को डेल्टा से व्यक्त कर दिया मैंने। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, एक बार लिख लेता हूं इसको, 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c c स्क्वायर a c स्क्वायर b 0। इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी चलती है सारणी में कि सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या लैम्बडा से गुणा करें। ठीक, जैसे कोई सारणी है, अब उस सारणी में अपन लैम्बडा का गुणा कर दें किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कोई सारणी दे रखा है, ठीक है, इस सारणी में मैं किसी संख्या से गुणा कर रहा हूं, मैं लैम्बडा से गुणा कर रहा हूं। ठीक, यानी इस संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं कि r1 टेंड्स टू लैम्बडा r1। और ये जब संक्रिया लगाते हैं अपन, ध्यान दें, प्रॉपर्टी सुन लें आप, ये संक्रिया लगाते हैं तो सारणी का जो मान है वो लैम्बडा से गुणित हो जाता है। यानी मैं r1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ऐसे लिखूं इस सारणी को, ध्यान देना, r1 को यानी पहली पंक्ति को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ आएगा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा। बाकी का r2 r3 ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, क्योंकि संक्रिया केवल लगाई है हमने किस पर, r1 पर। तो 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10। अब देखिए ऐसा करने से ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग करें, ri टेंड्स टू लैम्बडा ri, या कोई स्तंभ हो ci टेंड्स टू लैम्बडा ci, इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग करें तो सारणी का मान लैम्बडा से मल्टीप्लाई होता है। जैसे सारणी का मान के चलो डेल्टा है अब तो, और मैंने r1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस सारणी का जो मान आएगा ना, वो मान आएगा इस लैम्बडा डेल्टा, यानी पहले तो डेल्टा था, r1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से इस सारणी का मान लैम्बडा से गुणित हो जाएगा। यानी अब ये डेल्टा नहीं आएगा, अब आएगा ये लैम्बडा डेल्टा, ऐसा करने से ध्यान रखें। अब एक चीज और कि मान लो हमें सारणी में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से ही कॉमन निकालना है अपने को। जैसे मैं यहां से लैम्बडा कॉमन ले रहा हूं, लैम्बडा कॉमन लेंगे तो r1 में से कॉमन लेंगे, सारे अवयवों में से कॉमन लेते नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स में होता है। यहाँ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से ही कॉमन निकालना है, तो लैम्बडा कॉमन ले रहे तो r1 में से ले लेंगे, तो 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करना है आपने, कॉमन लेना है तो किसी एक पंक्ति में से लेना है। उन्हें देखिए बराबर मान प्राप्त हो जाएगा, लैम्बडा से लैम्बडा खत्म, डेल्टा बराबर अपने पास यही आ जाएगा पुनः। तो इतना ध्यान रखना है कि सारणी में यदि हमें किसी संख्या का गुणा करना है तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में करेंगे, कॉमन यदि लेना है तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही कॉमन लेंगे। यहाँ इस सवाल को देखें, इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा हूं कि देखिए इसका C1 स्तंभ देखें आप, C1 स्तंभ में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, तो यहां लिख रहा हूं मैं स्तंभ C1 में से तो a स्क्वायर को कॉमन लिया है, क्योंकि C1 में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ तो 0 है, यहाँ a स्क्वायर भी है, यहाँ a स्क्वायर c है, तो a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। C2 में से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और C3 में से c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन निकाल रहा हूं मैं,
तो यहां लिखेंगे स्तंभ C1 C2 व C3 में से क्रमशः A स्क्वायर B स्क्वायर व C स्क्वायर ओवेनिस्ट लेने पर ठीक है। तो ध्यान रखें C1 में से तो A स्क्वायर को कॉमन लिया है, C2 में से B स्क्वायर को कॉमन लिया और C3 में से मैंने C स्क्वायर को कॉमन लिया है। तो ये प्राप्त होगा हमें डेल्टा इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन लिया है मैंने, किस में से लिया है A स्क्वायर को, C1 में से, तो C1 को लिख रहा हूं पहले, A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 0 बचेगा, यहाँ B स्क्वायर बचेगा, यहाँ सॉरी B स्क्वायर नहीं B बचेगा, यहाँ बचेगा C, तो C1 को लिख दिया है। C2 में से मैंने B स्क्वायर को कॉमन लिया है तो C2 लिख रहा हूं, B स्क्वायर को कॉमन लिया है, B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा A 0 और C, ठीक। अब C3 में से C स्क्वायर कॉमन लिया है तो C स्क्वायर को यहां लिख दिया है और C3 को लिखेंगे। अब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखें, क्रम से गलती नहीं होगी। C स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचेगा A B 0। अभी अपन इसका प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो शून्य चाहिए। R1 की बात करें तो एक ही 0 है, R2 में भी एक 0 है, R3 में भी एक 0 है, C1 की बात करें तो C1 में भी एक 0 है, C2 में भी एक 0 है, C3 में भी एक 0 है। अभी देखिए पुनः क्या कर रहा हूं मैं, पुनः दोबारा से R1 देखिए, ये तो स्तंभ से कॉमन लिया था मैंने, R1 में से A कॉमन आ जाएगा, यहाँ 0 है या A है या A है, R2 में से B, R3 में से C, तो पुनः पंक्ति R1, R2 व R3 से क्रम से A, B व C ओवेनिस्ट लेने पर तो ओवेनिस्ट लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो पहले से है यहाँ C स्क्वायर। अब यहां ध्यान दें R1 में से मैंने A को कॉमन लिया है तो A को लिख दिया है मैंने यहाँ A को। अब R1 के अभी लिख देंगे, पहले A को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0 है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1। R2 में से मैंने B को कॉमन लिया है, B को, तो B को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ अभी हम लिखेंगे इसके, B कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 0, यहाँ 1, यहाँ R3 में से C को कॉमन लिया है तो C को यहाँ कॉमन लिख देंगे, यहाँ बचेगा 1 1 0, इस तरीके से आएगा, यानी डेल्टा बराबर प्राप्त होगा हमें, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब एक चीज ध्यान दें कि इसका प्रश्न करना है अपने को, लेकिन प्रश्न तभी करना है, प्रश्न की मैंने एक शर्त बताई है कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो शून्य होने चाहिए, ठीक है, तो ही प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करने के लिए दो शून्य लाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहां 0 ले आता हूं। देखिए C2 में से यदि C3 को घटा दूं, ठीक, देखिए संक्रिया इस तरीके से लगा रहा हूं मैं, संक्रिया लगा रहा हूं मैं, C2 पे लगा रहा हूं, C2 माइनस C3 लगाने पर ध्यान दें, C2 माइनस C3 ये जो संक्रिया ये वाली है, Ci टेंस टू Ci माइनस लैम्बडा Cj, ध्यान देना Ci का मतलब तो 2 लिया है मैंने, I तो है यहाँ 2, मतलब दूसरे स्तंभ पे लगाई है मैंने संक्रिया, दूसरे स्तंभ पे Ci यानी दूसरे स्तंभ पे क्या लगाई है कि दूसरे स्तंभ में से तीसरे को घटा दिया और तीसरे को मैंने गुणा किया लैम्बडा से, लैम्बडा का मान लिया है 1। तो इस तरीके की संक्रिया लगा सकते हैं अपन, ध्यान रखें, R1 माइनस R2 ऐसे R2 पे लगा सकते हैं, R2 माइनस R3, R3 पे भी लगा सकते हैं, R3 माइनस R1 या R2 जो भी है, ऐसे ही जैसे C2 पे लगाए हैं C2 माइनस C3, C1 पे लगा सकते हैं C1 माइनस C2, इस तरीके की संक्रियाओं का प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है ये वाली जो कि मैंने अभी बताई है, ये संक्रिया लगाई है मैंने, Ci टेंस टू Ci लैम्बडा Cj, जहां लैम्बडा का मान 1 लिया है। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान देना, दो शून्य आ जाएंगे पहली पंक्ति में, क्योंकि एक 0 तो पहले से यहाँ है और एक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक में से इसका संगत अवयव घटाएंगे, C3 घटा रहे हैं C2 में C3 को, तो यहाँ शून्य आ जाएगा और दो शून्य हो जाएंगे, और जब दो शून्य हो जाए तो सारणी का अपन प्रश्न कर देंगे, ठीक है। तो ये संख्या लगा दी मैंने, तो डेल्टा इक्वल टू आएगा
ध्यान रखें ये संक्रिया लगाने से सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो पहले भी डेल्टा था इसका मान, ये संक्रिया लगाएंगे तो ये संक्रिया लगाने से भी सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेल्टा ही आएगा। तो डेल्टा ही लिखा है मैंने, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ बी स्क्वायर है इंटू बी है तो ये बी क्यूब हो जाएगा, इसी तरीके से सी क्यूब हो जाएगा। संक्रिया लगा रहा हूं, संक्रिया केवल C2 पे लगाइए, ध्यान रखें C1 को ज्यों का त्यों लिख देंगे 0 1 1। C2 पे संक्रिया लगाइए, C2 पे संक्रिया लग गई, क्या लग गई C2 में C3 घटाना है तो C2 में से C3 के संगत अवयव घटा देंगे, तो एक में से इस एक को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ जाएगा, 0 में से इस एक को घटाएंगे तो यहाँ आएगा -1, यहाँ एक में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1, बाकी का ज्यों का त्यों C3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि संक्रिया केवल C2 पे लगाई है तो C3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे 1 1 0 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सारणी का प्रसरण कर देंगे R1 के अनुदिश, क्योंकि R1 में 2 शून्य हैं और जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अधिक शून्य हो उसी के सापेक्ष अपन उसका प्रसरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो यह आएगा यहाँ a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इससे पहले वाले सवाल में बताया था 0 कांस्टेंट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इस 0 कांस्टेंट रखेंगे 0 हो जाएगा, इस एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे पहले से एक का, इसका चिन्ह आएगा ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का A13 अवयव है ये। ठीक, जहां i प्लस जिस समय है तो प्लस चिन्ह लेंगे इसके लिए, तो एक को कांस्टेंट रखा प्लस चिन्ह दिया मैंने, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, सारणी बचेगा 1 1 -1 1 इस तरीके से। डेल्टा इक्वल टू आएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इस एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, एक का गुणा कर देंगे सारणी में तो एक से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा इसमें, तो गुणा करेंगे। अब द्वितीय कोटि का सारणी का सॉल्व करेंगे, 1 × 1 1, फिर माइनस का चिन्ह आता है, ये -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, हेंस ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस तरीके के जो प्रश्न है इनकी तो लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए कि मतलब किस तरीके की संक्रिया, जब आप 2 4 5 सवाल मैं कराऊंगा और 2 4 5 सवाल आप खुद करके देखेंगे तो ये बहुत सिंपल हैं, कठिन नहीं है। ठीक, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 2 सवाल बताए तो उनसे ऐसा लग रहा है पता नहीं सर कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और 2 4 5 सवाल पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत नॉर्मल है, खुद ही ऑटोमेटिक इनका तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन देखें। निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। एक समीकरण दे रखा है, सारणी के रूप में है, इस समीकरण को हल करना है। समीकरण ये दिया हुआ है x - 2 x - 4 x - 8, यहाँ है 2x - 3 2x - 9 2x - 27 27। नेक्स्ट तीसरा स्तंभ में 3x - 4 3x - 4 3x - 16 और 3x - 64 3x - 64 बराबर 0। ये एक समीकरण दे रखा है, सारणी के रूप में है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करना है, तो देखिए समीकरण हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, ये ध्यान दें, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, सॉल्यूशन देखें इसका। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है, इक्वल में 0 है। देखिए यहां सारणी की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं अपन। देखिए मैं यदि सारणी पर ये प्रॉपर्टी लगा दूं, ध्यान देना, संक्रिया लगा दूं
कि R1 में से R2 को घटा दूं, मैंने R1 पे संक्रिया लगा दी, R1 माइनस R2। ऐसा करने से क्या होगा, x में से x कट जाएगा तो x वाला पद कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऐसा करने से यहां जैसे x में से x जाएगा तो x खत्म हो जाएगा, 2x में से 2x जाएगा तो 2x फिनिश हो जाएगा, 3x में से 3x जाएगा तो 3x कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, 2 शून्य लाके इसका प्रसारण कर देंगे। ठीक है, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ये संख्या लगा दी मैंने। ऐसा करने से ये x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, यहां भी x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। तथा मैं R2 पे भी संख्या लगा रहा हूं, टेंड्स टू क्या लगा रहे हैं, R2 माइनस R3 लगाने पर ये संख्या लगा देंगे। और ये जब संख्या लगाएंगे तो यहां भी x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, 2x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x वाला पद कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 संख्या लगा रहा हूं एक ही स्टेप में, तीसरी संख्या नहीं लगाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक, और ये संख्या लगाने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारणी ज्यों का त्यों लिखें, मतलब जो सारणी का मान है वही आएगा। तो यहाँ R1 माइनस R2 करेंगे, तो ध्यान दें घटाने में गलती मत करना, R1 पे संख्या लगा रहा हूं मैं तो R1 के अवयव चेंज होंगे, R1 में से R2 घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटाएंगे x माइनस 4, घटाने में गलती मत कर देना। तो ये आएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 4, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा ये 2। ठीक, ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6। ठीक, ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ 3x से 3x कैंसिल, घटाएंगे इसमें से इसको घटा रहे हैं तो माइनस 4, ये घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस 4 प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12, 16 में 4 जाएगा। ऐसे ही मैंने ये तो R1 के अवयव R1 पे संख्या लगाई थी, अब R2 पे भी संख्या लगाई, R2 में से R3 को घटाया है। ठीक है, R2 में से R3 घटाएंगे तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस यहाँ माइनस 4 प्लस का 8 हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 27 माइनस 9 आ जाएगा 18। ठीक है, 27 माइनस 9 18, यहाँ 64 माइनस 16 करेंगे अपन तो यहाँ आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आ जाएगा। अब R3 को जो का त्यों लिखेंगे, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 2x माइनस 27। ठीक है, और यहां आ जाएगा 3x माइनस 64। R3 पे कोई संख्या नहीं लगाई इसलिए चौका तो लिखेंगे। संख्या लगाते टाइम इतना जरूर ध्यान रखें, पहले भी बता चुका हूं, जैसे R1 पे संख्या लगा दी तो R1 का अगली संख्या हम प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ R1 में कहीं भी प्रयोग नहीं किया, ये ध्यान रखना है। जैसे R1 पे संख्या लगा दी इसका मतलब है R1 के अवयव चेंज हो गए, अवयव चेंज हो गए तो इसका अपन अगली संख्या प्रयोग नहीं करेंगे। तो R1 का प्रयोग नहीं किया, मैंने यहाँ R3 लिया, यानी R2 पे संक्रिया लगाई और R3 को घटाया। यदि मैं ऐसे संक्रिया लगाऊं ना यहाँ इसकी जगह, यानी इसके स्थान पर मैं ऐसे यदि लिखूं R2 माइनस R1 तो ये गलत है, क्योंकि R1 के अवयव ये संक्रिया लगाने से बदल चुके हैं, तो अब R1 का प्रयोग नहीं कर सकते अपन। करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक हो तो जाएगा लेकिन गलती कर सकते हैं। तो इस गलतियों से बचने के लिए इतना ध्यान रखें, एक ही स्टेप में 3 संख्या नहीं लगाएं, और जिस पंक्ति या स्तंभ पे संख्या लगा दी है उसका अगली में प्रयोग नहीं करें। जैसे R1 पे संख्या लगा दी तो R1 का यूज यहाँ नहीं करेंगे, मैंने R3 का यूज किया है, ऐसे R1 का यूज नहीं करेंगे, गलती होने के चांस होता है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को, 2 शून्य ला के इसका प्रसारण कर देना है, 2 शून्य ला के इसका प्रसारण कर देंगे। तो देखिए मैं 2 शून्य ला रहा हूं, अब 2 शून्य कैसे आएंगे कि यहां देखिए, यहां इसका अवयव को देखिए, यहां 6 है, यहां 2 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 में से घटा देंगे तो यहां 0 आ जाएगा। यानी देखिए इस तरीके की संख्या लगाऊंगा, ध्यान देना, संख्या C2 पे लगा रहा हूं, ये C2 है, दूसरा स्तंभ है, तो क्या लगा रहा हूं कि C2 माइनस कर रहा हूं मैं 3C1, यानी C1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से क्यों किया है, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 0 तभी आएगा जब 6 में से 6 घटेगा। अब यहाँ 6 तभी आएगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6, 6 में से घटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा।
तो देखिए मैंने क्या किया कि C2 पे तो संक्रिया लगा रहा हूँ, यहाँ 0 लेके आ रहा हूँ, तो ये C2 स्तंभ है तो C2 पे संक्रिया लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं कि C2 माइनस 3C1, यानी C1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से घटा देंगे तो 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। और ये वाली संक्रिया ये है Ci टेंड्स टू Ci माइनस लैम्बडा Cj, जहां लैम्बडा का मान लिया है मैंने 3, ठीक है 3, ये वाली संक्रिया लगाई। और ऐसी संक्रिया लगाने से सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये वाली संक्रिया लगा देंगे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा इस जगह पर। तथा दूसरी संक्रिया और लगा रहा हूं, यहाँ 12 है। अब ध्यान रखना C2 का प्रयोग नहीं करूंगा मैं अगली संक्रिया में, क्योंकि C2 ये संक्रिया लगाने C2 के अवयव चेंज हो जाएंगे। अब C3 पे संक्रिया लगा रहा हूं तो C2 का प्रयोग नहीं करूंगा इसमें, ठीक, तो C2 को छोड़ के करेंगे। अब C3 पे लगा रहे हैं, C2 को छोड़ना है तो C1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ 12 है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 कर दें तो 0 आ जाएगा। तो मैंने C1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस, ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया है 6 से तो 6C1 लगाने पर ये संक्रिया लगा देंगे, ठीक। तो ये संक्रिया लगा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक। तो ऐसा करने से सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सारणिक आएगा। C1 को तो ज्यों का तो लिखेंगे क्योंकि संख्या C2 और C3 पे लगाई है, तो C1 को लिख देता हूं पहले 2 2 4 x माइनस 8, यहां संक्रिया लगा रहा हूं। अब संक्रिया क्या लगा रहे हैं, इतना ध्यान रखना कि संक्रिया C2 पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि C1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और C2 में से घटा दो, यानी इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है C1 को, ठीक, और इसमें से घटाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 यानी 0 आ जाएगा। घटाने में कैलकुलेट करने में गलती मत कर देना। यहाँ आ जाएगा 4 3 12, 18 में से 12 जाएगा, 18 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से घटाना। तो इधर कैलकुलेट देखें, ये तो मैंने लिख दिया है C2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 3x, ये आएगा, चलो घटाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे x माइनस 8 को, x माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना, यानी ये संख्या लगाइए C2 माइनस 3C1, ये तो C2 है, माइनस 3 ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये वाली संख्या लगा दिया। कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसको, देखें तो 2x माइनस 27 माइनस 3x प्लस 24 आएगा, 8 3 24 प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आएगा, यहाँ 2x है या माइनस का 3x है, तो माइनस का x बचेगा एक, तो माइनस का x, या माइनस का 27 है प्लस का 24 है तो माइनस का 3 बचेगा, यानी ये बचेगा माइनस x प्लस 3, लिख दो इसको, माइनस को कॉमन निकाल दिया इसमें से, माइनस x प्लस 3, इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें देखें C3 पे भी संक्रिया लगाई है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है C1 को, 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से घटाएंगे C3 में से, तो C3 के अभी अब 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 6 चौक 24, 48 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ 24 ही बचेगा, 6 चौक 24 हो गए, 48 में से घटाएंगे। अब यहाँ देखिए C3 को लिख रहा हूं मैं, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं अलग, जिससे कोई गलती ना हो। 3x माइनस 64 माइनस करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8, संक्रिया ये लगाइए मैंने, ये तो हो गया C3 माइनस 6, ये C1 हो गया, C3 माइनस 6 6 से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, तो आएगा 3x माइनस 64 है, ये तो माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 6x प्लस के 48, ठीक है, ये आएगा 3x माइनस का 3x आएगा ये, क्योंकि यहाँ 3x प्लस के ये माइनस के 6x है, माइनस का 3x या माइनस के 64 और प्लस के 48, ठीक है, तो माइनस के 16 बचेंगे, माइनस 3x माइनस 16 ये आएगा, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया है, 3x प्लस 16 लिख दिया हमने इसको, ठीक, ये आएगा। और ये इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहा है ये किसके,
0। तो संक्रिया लगाने के बाद इस तरीके का ये सारणिक आएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं कि R1 के अंदिश इसका प्रसरण कर रहा हूं, क्योंकि R1 में 2 शून्य हैं, तो प्रसरण कर रहे हैं R1 के अंदिश प्रसरण करने पर। देखिए इस तरीके के सवालों में अपना टारगेट ये रखना है कि किसी भी एक पंक्ति एक स्तंभ में शून्य आ जाए, इस तरीके से हल करना है। यानी मैंने इन संक्रियाओं का जो प्रयोग किया है ना, वो केवल इतना लाने के लिए किया है कि 2 शून्य आ जाए किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, और 2 शून्य ला के उसका प्रसरण करना है, ये अपना टारगेट रहता है। तो आप जब भी संक्रिया लगाएं तो इस तरीके से लगाएं कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 शून्य आ जाए, और 2 शून्य आके उसका क्या कर देना है, अपने को प्रसरण कर देना है। तो R1 के अंदिश प्रसरण करने पर, R1 के अंदिश इसका मैं प्रसरण कर रहा हूं, इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे। ध्यान रखें ये अवयव है A11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, जहां I प्लस J 1 प्लस 1 2 सम होता है, और सम के लिए प्लस चिन्ह लेते हैं अपन, तो यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे, यानी 2 को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, इसका प्लस चिन्ह लिया है, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये सारणी बचेगा अपने पास 6 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, यहाँ 24 बचेगा, 24, यहाँ माइनस 3x प्लस 16 और ये बराबर है 0। ठीक है, बाकी के 0 कांस्टेंट रखेंगे तो अगले पद 0 हो जाएगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो अगला पद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। 2 को जो का त्यों लिख दिया, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसको हल कर सकते हैं अपन। 6 का गुणा पहले इसमें, तो यहाँ आएगा माइनस 6 गुणा 3x प्लस 16, 6 का गुणा कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों का गुणा, तो माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी 24 इंटू आएगा x प्लस 3, और ये बराबर चल रहा है किसके, 0 के। इस 2 का तो 0 में भाग देना चाहे तो 0 में भाग दे सकते हैं, इस 2 का 0 में भाग दे दिया है तो 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का 6 18 x और 16 इंटू, या फिर ऐसा कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी, इस पूरे में से पहले 6 को कॉमन निकाल दो, इन दोनों में से 6 को कॉमन निकालेंगे तो 6 इंटू 2 यानी 12 हो जाएगा। यहाँ 6 को कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा माइनस 6 को कॉमन लिया है तो 3x प्लस 16, 6 को कॉमन निकाल दिया है, थोड़ा सवाल सरल हो जाएगा, प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा x प्लस 3, और ये बराबर चल रहा है 0 के। 12 का 0 में भाग दे दिया है तो 0 में भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का 3x माइनस का 16 प्लस 4 का गुणा करेंगे उधर, 4x प्लस 12, 4x प्लस 12, और ये बराबर 0। कैलकुलेट करेंगे, 4x प्लस के हैं माइनस 3x, तो प्लस का x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x बराबर आ जाएगा यहाँ से 4, यानी इस समीकरण से x का मान 4 आएगा, और इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है।